क्वेश्चन है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो ऑप्शन नंबर ए शोषण के विरुद्ध। इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे काम पर न लगाना शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसको अनुच्छेद 24 में रखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को अनुच्छेद 24 में रखा गया है। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी अनुच्छेद 51A। मूल कर्तव्य का वर्णन 51A में है, अनुच्छेद 51A में। व्याख्या देख लेते हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51A में किया गया है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस प्रावधान को सम्मिलित किया गया था। यानी 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था मूल कर्तव्य का वर्णन, जो अनुच्छेद 51A में है। क्वेश्चन नंबर 51। वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी शक्ति कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी अरुणा राय। 2005 सूचना अधिकार की परिपाटी का अग्रणी व्यक्ति कौन है? अरुणा राय। अरुणा राय ने वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार को परिपाटी में लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया था, जिसके फलस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन नंबर ए निर्वाचित होने का अधिकार। व्याख्या देख लेते हैं। निर्वाचित होने का अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। निर्वाचित होने का अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। इस अधिकार के आधार पर भारतीय नागरिक चुनावों में निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 53। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षित विधेयक जिसमें 33% आरक्षण प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी संसद एवं विधानसभा से 33% का आरक्षण का प्रावधान है। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है संसद और राज्य विधानसभाओं से संबंधित है। महिलाओं को के 33% सीट का आरक्षण की व्यवस्था के लिए 108वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लंबित है। 108वां संविधान संशोधन में लंबित है। चतुर्थ स्तंभ फोर्थ इंस्टेट शीर्ष पद का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रेस तथा संचार पत्र। व्याख्या देख लेते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के 3 आधार स्तर होते हैं: विधायिकी, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। प्रेस तथा संचार पत्रों को आधुनिक उदार लोकतंत्र में फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र तथा सशक्त प्रेस लोकतंत्र का रक्षक तथा सजग प्रहरी माना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19A या 1 में प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में उच्च न्यायालय ने माना है। यानी अनुच्छेद 19A। क्वेश्चन 55। ग्राम पंचायत चुनाव करने का निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। ग्राम पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अनुच्छेद 40 में यह व्यवस्थित है। ग्राम पंचायत का चुनाव अनुच्छेद 40 में है कि राज्य ग्राम पंचायत के संगठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव संबंधित चुनाव का राज्य निर्वाचन आयोग संचालित करता है, जो भारत के निर्वाचन आयोग से पृथक संबंधित राज्य सरकारों को नियंत्रण में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 56। खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक डैश है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण।
ब्लॉक या खंड स्तर पर पंचायती समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है। ग्राम स्तर पर विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए मुख्यतः निम्न समितियां नियुक्त की जाती हैं: कार्य समिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता समिति। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग होता है ग्राम पंचायत। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय और यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। अनुच्छेद 58 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 40,000। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष या इससे ऊपर। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अनुच्छेद 243 क के अनुसार होनी चाहिए। लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष अनुच्छेद 84 ख में कहा गया है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु वर्ष 30 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 84 ख में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7। पंचायती राज की त्रिस्तरीय सीमा समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन हो जाएगा ए, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। व्याख्या। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार ही ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 61। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है, हो जाएगा संपत्ति कर। संपत्ति कर नहीं है, भवन कर है, भूमि कर है, वाहन कर है। ग्राम पंचायत आय का स्रोत। ग्राम पंचायत भवन, वाहन एवं भूमि पर कर लगाकर अपनी आय बढ़ा सकती है, परंतु वह संपत्ति पर कर नहीं लगा सकती। संपत्ति पर कर केंद्र सरकार ही लगा सकती है। संपत्ति पर कर केंद्र सरकार लगा सकती है, राज्य सरकार नहीं। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, व्यवसायिक कर। व्यवसायिक कर ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कर है। ग्राम पंचायत की आय के मुख्य स्रोतों में शामिल है इमारतों पर लगाया गया संपत्ति कर, पशु के व्यापार पर कर, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान आदि। हम ग्रुप डी के परीक्षा का देख लेते हैं क्वेश्चन। ग्रुप डी में आए हुए प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, भाग 3। व्याख्या देख लेते हैं इसका। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया? गोपनीयता का अधिकार है ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुसार 21 में, अनुच्छेद 21 में गोपनीयता एवं एकांकता या निजता का अधिकार सन्निहित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निजता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का एक अभिन्न अंग है? हो जाएगा निजता का अधिकार
भारत के संविधान के किस में है, तो हो जाएगा आएगा ए मौलिक अधिकार। अगस्त 2017 में 9 जजों वाली सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है। संवैधानिक पीठ ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जिन्हें के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वत्वाधिकारी भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वत्वाधिकारी तथा सूचीबद्ध है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29। देश के संविधान में वर्ष 1992 में प्रभावी 1993 में 73वां संविधान संशोधन किया गया। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत के लिए 29 विषय स्वत्वाधिकारी तथा सूचीबद्ध किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के लिए भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से कितने विकास एवं कल्याण संबंधित विषयों को राज्य से पंचायती राज संस्था में स्थानांतरित किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा ए 29। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से 29 विकास एवं कल्याण संबंधी विषयों को राज्य से पंचायती राज संस्था में स्थानांतरित किया गया है। 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से कितने विषय एवं कल्याण संबंधित विषयों को राज्य के पंचायती राज संस्था में स्थानांतरित किया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 29। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 29 विषय एवं कल्याण संबंधित विषयों को राज्य से पंचायती राज संस्था में स्थानांतरित किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई, हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई, तो हो जाएगा राजस्थान राज्य में। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की सिफारिश की। इनकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। राजस्थान और पहला राज्य है जो राजस्थान और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, पंचायती राज लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है। अनुच्छेद 16 में शामिल है जो है लोक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोक नियोजन में अवसर की समानता। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। लोक नियोजन में अवसर की समानता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा पार्षद। निर्वाचन नगर निगम होता है पार्षद का, ऑप्शन नंबर डी।
नगर निगम के चुनाव में विभिन्न वार्ड से पार्षद निर्वाचित होता है। और हम देखते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से आए हुए एनटीपीसी में क्वेश्चन। भारतीय संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख है। भारतीय संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख है, तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव का निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसमें संसद, राज्यसभा एवं लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 72 संबंधित है राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या। संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति को दंड को पूर्णतः क्षमा कर सकता है अथवा उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण कर सकता है। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 द्वारा क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है और राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के द्वारा क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 74A द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74A में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। आइए देख लेते हैं, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा? भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार राज्यसभा का पदेन सभापति यानी उपराष्ट्रपति ग्रहण करता है। अगर राज्यसभा का सभापति भी अनुपस्थित है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद का प्रभार ग्रहण करेगा। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 123। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अनुसार ऐसे समय को छोड़कर जबकि संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा परिस्थितियां विद्यमान है जिसमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक है, तो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का वह बल प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सुचित्रा कृपलानी किसी भारतीय राज्य सुचित्रा कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो ये सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। सुचित्रा कृपलानी उत्तर प्रदेश की तथा तथा किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। 2 अक्टूबर 1963 से और 13 मार्च 1967 तक थी। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं, जिससे पहली सुचित्रा कृपलानी तथा दूसरी मायावती पदासीन हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। जैसा कि भारत के संविधान में परिकल्पित है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचित होने की आवश्यक अर्हताएं दी गई हैं। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही उसे भारत का नागरिक होना चाहिए तथा लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होनी चाहिए। अनुच्छेद 54 के तहत एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अनुच्छेद 54 के तहत एक निर्वाचित मंडल के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को सुलझाने की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को सुलझाने की शक्ति किसमें निहित है? तो ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को सुलझाता है। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित उत्पन्न होने वाली किसी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यदि किसी राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति का चुनाव उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है तो तभी ऐसा किसी भी कार्य को अमान्य नहीं किया जाएगा जो राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति द्वारा पद धारण करते हुए किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, एपीजे अब्दुल कलाम को। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा पद्म भूषण आदि सम्मानों द्वारा सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। व्याख्या देख लेते हैं। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 तक था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2022 से कार्यरत हैं।
कार्यरत थी लेकिन अब नहीं है। 14वां क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो हो जाएगा 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 25 जुलाई 2017 से उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश J.S. खेहर ने शपथ दिलाई थी। इसके पहले रामनाथ कोविंद राज्यसभा सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू को भारत की 15वें राष्ट्रपति बने। इसके पूर्व वो 2015 में 15 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रह चुकी थी। द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। आइए क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो जाए सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए सही है, सर्वोच्च न्यायालय। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71A में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा, उसका निर्णय अंतिम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित आयु? हो जाएगा 35 वर्ष। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए वह व्यक्ति अर्ह होगा जिसने न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वह वर्ष 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे। 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उपराष्ट्रपति पद को लगातार 2 कार्यकालों तक सुशोभित करने वाले व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन एवं डॉक्टर हामिद अंसारी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के आर नारायण किस क्रम पर निर्वाचित हुए थे? भारतीय राष्ट्रपति के आर नारायण किस क्रम पर निर्वाचित हुए? तो ऑप्शन नंबर सी 11वें। के आर नारायण कालक्रम के अनुसार भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। हालांकि व्यक्तिक्रम के अनुसार वह भारत के 10वें राष्ट्रपति थे, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार 1952 से 1957 में भारत में राष्ट्रपति चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्रपति पद के 2 कार्यकालों का निर्वहन किया गया, जिनके बाद तीसरे कार्यकाल अर्थात वर्ष 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। कौन से राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन नंबर ए नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध चुने गए थे। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के छठवें राष्ट्रपति व्यक्तिगत क्रम के अनुसार नीलम संजीव रेड्डी 1977 निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। भारत का राष्ट्रपति होता है राष्ट्र का मुखिया। भारत का राष्ट्रपति होता है राष्ट्र का मुखिया। ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। क्वेश्चन नंबर 8। जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है?
तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना क्या पद किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुसार 56 क के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? यदि राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो कितने दिन के अंदर चुनाव कराना होता है? चुनाव होता है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने के अंदर। भारतीय संविधान के अनुसार 62(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसे 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो उपराष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति भी नहीं रहे, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तो राष्ट्रपति का पद भारत का मुख्य न्यायाधीश रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद के कार्यों को संपादित करेगा। क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेगा? तो उपराष्ट्रपति कब तक राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। अधिकतम 6 महीने की अवधि तक उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65(a) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से उसका पद की रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक कि अनुच्छेद 62 के उपबंधों के तहत 6 माह के अंदर निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, राष्ट्रपति को। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के तहत उसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श मांगने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है? तो आपातकाल घोषित उपयुक्त में से कोई नहीं है। आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं घोषित किया जा सकता है। विदेशी आक्रमण या आंतरिक दंगे फसाद की वजह से आने वाले आपातकाल। दूसरा ऑप्शन है राज्य के संवैधानिक संगठन की विफलता के कारण आने वाले आपातकाल, विपत्ति स्थिति या भारत के ऋण पर होने वाले खतरे के कारण आने वाले आपातकाल। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की संतुष्टि के आधार पर ही अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत आपातकाल लगा सकता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो हो जाए ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति या कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त होता है अपना पद ग्रहण करने के पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद के कार्यपालन की शपथ लेता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति हैं, ये पुराना क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, बी।
प्रश्नकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। इनका कार्यकाल वर्ष 2002 से 2007 तक था। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से पदस्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। राष्ट्रपति संसद के सत्र की शुरुआत में अभिभाषण द्वारा सदन को संबोधित करता है। राष्ट्रपति इस अभिभाषण द्वारा सरकार के नीतियों को सदन के समक्ष रखता है। चूँकि सरकार की नीतियों को प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों द्वारा तैयार करवाता है। इस प्रकार स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण भी उपरोक्त के द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है तथा युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में वही कानूनी रूप से सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर है तो ऑप्शन रक्षा पर देखें हम लोग तो रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 53A के अनुसार संघ के रक्षा बलों सेना का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है तथा इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनाने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राधाकृष्णन को। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिला था। व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही वर्ष 1954 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित हो चुके थे। राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल वर्ष 1962 से 1967 तक था। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही 1997 में भारत रत्न प्राप्त हो चुका था। राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल वर्ष 2002 से 2007 तक था। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होकर पद ग्रहण कर लेता है और बाद में उसका चुनाव उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उसके द्वारा किए गए कार्य या की गई घोषणा अविद्यमान नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, संसद महाभियोग लगा करके। तो लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद का अतिक्रमण करने पर संसद द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किंतु ऐसा प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्तांतरित संकल्प प्रस्ताव लिखित रूप में उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। प्रस्ताव रखने वाले संसद के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरा सदन आरोपों का अन्वेषण करता है। इस दौरान राष्ट्रपति को स्वयं
उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन भी महाभियोग प्रस्ताव को अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो प्रस्ताव पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं कैसे होता है व्याख्या में। संविधान के अनुच्छेद 54 में प्रावधानित है कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित क्षेत्र पुडुचेरी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग ले सकते हैं। 17वां संविधान संशोधन में है। ध्यातव्य है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश यथा 1 और जम्मू और कश्मीर तथा 2 लद्दाख घोषित किए जाने के उपरांत अब राष्ट्रपति के चुनाव में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा भी भाग लेगी। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति के चुनाव के विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, यानी विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य संचालित होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उनका डी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने पर उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रपति सदस्य है। कौन होता है राष्ट्रपति सदस्य हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा सदस्य नहीं, राज्यसभा नहीं, किसी विधानसभा नहीं। भारत का राष्ट्रपति सदस्य है। तो व्याख्या देख लेते हैं तब पता चलेगा हम लोग को। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा अथवा किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन की सदस्य नहीं होता है। यदि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तिथि में उसके सदन के उनका स्थान रिक्त हो जाता है। अनुच्छेद 58A के अनुसार किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए उसके भारत का नागरिक होना चाहिए एवं वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा उस लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयोग सभी, यानी सभी लोग राष्ट्रपति बने हैं। बीबी गिरी भी हैं, हिदायतुल्लाह भी हैं, बीडी जत्ती भी हैं। उपयोग सभी हो जाएगा।